जाते जाते अनोखी सजा दे गया, जिंदगी की मुझे वो दुआ दे गया। क्या बात है, अरे वाह वाह। जाते 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 अनोखी सजा दे गया, जिंदगी की मुझे वो दुआ दे गया। रोज आती गए प्राची नई आफतें, रोज आती गए प्राची नई आफतें, कौन इनको हमारा पता हाय हाय, वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया। नमस्कार, मैं आनंद राव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक ऐसी मुख्य अतिथि हमारे जुड़ रही हैं जिनका नाम है प्राची राज, और जो शैलेश लोढ़ा जी के साथ शिमारू टीवी पे कविताएं कर चुकी हैं और जो किसी नाम की मोहताज नहीं है। शिमारू टीवी एक नेशनल लेवल का टीवी है और जो कई सारे शो में दूरदर्शन पे कई सारे मंचों पे कविताएं कर चुकी हैं। हम चाहेंगे कि मैम आप अपना परिचय खुद दें दर्शकों को हमारे। नमस्कार, मेरा नाम प्राची राज है और मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ और मैं जो है कविताएं लिखती हूँ। और मैं अभी जो शैलेश लोढ़ा जी का कार्यक्रम है वाह भाई वाह, वाह भाई वाह में आप गई थी, आप मुंबई गई थी। जी मुंबई में गई थी। हाँ। और उनका ये प्रोग्राम चलता है वाह भाई वाह, हाँ। जिसमें वो कई कवियों को अवसर प्रदान करते हैं। उसी में से मेरा भी नाम चुना गया था और वहाँ मुझे बुलाया गया। और वहाँ पे आपने कविताएं सुनाई भी होंगी। जी, वहाँ टीवी पे भी मेरा आया था, प्रोग्राम टीवी पे आया भी था। आया। जी। और तो इसकी जो जर्नी है, मतलब कहाँ से शुरुआत करके आप एक अच्छे नेशनल लेवल तक गई, वहाँ पे गई तो काफी सारे लोग आपको ऑल ओवर इंडिया में देखे, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये जानना चाहेंगे हम। मैं पहले बेसिकली मैं बताऊं कि मैं इंटर में पढ़ती थी और उस वक्त मैंने टूटी फूटे शब्दों से शुरुआत की थी, लिखना शुरू किया था। और शुरुआत का क्रेडिट अगर मैं दूं तो मैं अपने पिताजी को देना चाहूंगी। मेरे पिताजी। क्यों अपने पिताजी को क्यों? पिताजी हमारे जो है वो रचनाकार थे, गजलकार थे। राज पटनवी उनका तखल्लुस था और वो लिखते थे बहुत अच्छी गजलें, बहुत अच्छे रचनाएं वो लिखते थे। और उनकी वजह से इसकी तरफ मेरा झुकाव थोड़ा सा बढ़ता गया, उनको लिखते देखकर, उनको सुनने। जी हाँ, जब भी मैं उन्हें सुनती थी तो होता है ना कि जब आप किसी को सुनते हैं तो आपके अंदर का भी कलाकार किसी न किसी रूप में बाहर आता है। बिल्कुल जो तो पेंटिंग के रूप में आज कोई भी चीज, और कहा गया है कि जैसी संगत वैसी बरकत, और एक अच्छा संगत, एक अच्छा माहौल आपको एक अच्छी जर्नी की तरफ ले जाता है। तो मेरे लिए भी अच्छा रहा कि पिताजी की वजह से मेरा झुकाव कविताओं की तरफ आया। सबसे पहले मैंने लिखना शुरू किया नई कविताएं। सबसे पहले किस टाइप की कविताएं लिखना शुरू किया? मैं पहले अतुकांत कविताएं लिखती थी। नई कविता जैसे जिसमें आपको कोई बंधन नहीं होता, आप अपनी बात को स्वच्छंदता से कह सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण के तौर पे? जैसे मैंने लिखी थी कि फिर पढ़ी जाऊंगी मैं, और बहुत सारी छोटी छोटी रचनाएं जो पहले लिखी, 2-4 लाइनें आप बहुत पुराना, बहुत समय हो गया, 92 की लिखी हुई रचना। जी हाँ, 92 से मैंने रचनाएं शुरू की थी। और 92 से मैम ने रचनाएं शुरू की थी और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 97। हमारे पैदा होने से ये 6 साल पहले से रचनाएं कर रही हैं। जितना हमारा उम्र है उससे कहीं ज्यादा इनका एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हम अपने से कहीं बड़े लेवल के लोगों के साथ बैठे हैं और उनके साथ बातें कर रहे हैं। इसके लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और 92 मतलब हमारे, शायद हम उस समय नहीं थे और 5 साल बाद हम आए, उसके पहले से आपने ये सब जारी रखा। तो जो पहली कविता की लाइन थी उसको हम चाहेंगे सुनाइए आप। सबसे पहले तो मैंने ये लिखा, अतुकांत रचनाएं लिखी, फिर मैंने एक गजल लिखी जिसको मैंने शैलेश जी के प्रोग्राम में भी सुनाया। तो क्या था वो पहला? और वो गजल, उसका एक शेर और 2-3 मतलब की नजर कर रही हूँ। बिल्कुल आप बताएं, फरमाएं। एक आप ही दुखी हैं,
ये आपका भरम है, एक आप ही दुखी हैं। ये आपका भरम है हर बशर परेशान, कोई ज्यादा कोई कम है, एक आप। और शेर है इसका कि क्या बात। आईना देखने के मैं हो गई हूँ काबिल, आईना देखने के मैं हो गई हूँ काबिल, ये आपकी नवाजिश, ये आपका करम है। वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत शानदार। आपने जो ये लाइन कही कि आप ही दुखी हैं, ये आपका भरम है, यह लाइन काफी गहरी है, काफी दिल को छू लेने वाली है। लोग जब दुखी होते हैं तो उनको लगता है कि सबसे दुखी हम हैं, लेकिन आपकी जो लाइन थी ना, ये एक लाइन थी, लेकिन इसमें हजारों शब्द छिपे हुए थे, धन्यवाद। हजारों लाखों लोगों के दर्द छिपे हुए थे। जो आपने ये कहा कि सिर्फ हम दुखी नहीं हैं, ये अगर ऐसा मानते तो ये भरम है, और भी लोग हैं दुखी, और भी लोग हैं परेशान। तो इसी लाइन को आपने शैलेश लोढ़ा जी के साथ हाँ, जब मैं वहां गई तो चूंकि मेरी ये गजल बहुत प्रचलित है और बहुत लोगों को पसंद आती है, साहित्यकारों को भी पसंद आती है, बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिन्हें अच्छी लगती है, तो बार बार मुझे इसे पढ़ना पड़ता है। ये एक तरह से आप इसे कह सकते हैं कि ये मेरी पहचान है, ये गजल मेरी पहचान है। इसके अलावा और कोई गजल भी बताया हाँ, होगा बहुत सारे। और वहाँ पे लाइनों को आप बताएं। एक मुक्तक मैंने वहां पे भी पढ़ा था, मैं उसको भी आपको सुनाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सुना। जख्म दिल आज फिर से खरा हो गया, जख्म दिल आज फिर से खरा हो गया, मेरे जीने का अब आसरा हो गया, वो निगाहों में सबके था पत्थर मगर, वो निगाहों में सबके था पत्थर मगर, मैंने पूजा तो वो देवता हो गया, मैंने पूजा तो वो देवता हो गया। क्या बात है। निगाहों में था सबके पत्थर, पर मैंने पूजा तो देवता हो गया। क्या बात है। ये चीजें आती कहाँ से हैं आपके अंदर? ये आखिर में इतनी गहरे विचार कहाँ से ले आती हैं आप? देखिए, कुछ चीजें होती है ना, जैसे कहते हैं पैशन और प्रोफेशन। पैशन जो होता है ना, वो आपकी आत्मा से होता है, आपकी एक डिजायर होती है, आपकी एक भूख होती है। जी जी। तो पैशन एक ऐसी चीज है जिसमें आपकी आत्मा बसती हो। जी। तो कविताओं में मेरी आत्मा बसती है, और माँ सरस्वती की कृपा है, माँ दुर्गा की कृपा है कि वो मुझ पे, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं उनके आशीर्वाद के तले हूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने एक भी शब्द अगर लिखा तो वो सब माँ की कृपा है। अगर उनकी कृपा ना हो तो मैं एक भी शब्द ना, तो मेरी आत्मा से ये शब्द निकलते हैं, सोचकर कभी नहीं लिखती। अचानक से कभी किसी के दुख, किसी की परिस्थितियां, कभी कुछ विचलित करता है मन को, या कभी कभी कुछ भाव उमड़ते हैं मन में, तो और से फिर निकल के आती हैं शब्द के रूप में आप सबके सामने है। शिमारू टीवी के अलावा भी और किन किन लोगों के साथ मंच शेयर किया? मैंने शुरुआत मेरी जब हुई तो गोरखपुर के ऐसे बहुत से मंच थे जिनमें मैं गई, जैसे कि महाराणा प्रताप के वार्षिक उत्सव में बहुत सारे बशीर भट्ट जी आते थे, बहुत सारे मशहूर गजलकार नीरज जी, बहुत सारे कवि आए हैं। और संजोग से उस वक्त मैं यंगेस्ट कवित्रियों में हुआ करती थी, कम उम्र थी, लिखना शुरू किया था गजल और गीतों की। एक कहते हैं ना कि मेरी रचनाएं लोगों को प्रभावित करती थी और आज भी करती हैं, तो मैं उस वक्त उन लोगों के साथ मंच साझा किया मैंने। प्रभावित तो आपकी रचनाएं ऐसी हैं कि करोड़ों लोगों के दिल तक जाएंगी डायरेक्ट। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही गहरी लाइनें हैं आपकी कविताओं में, बहुत ही समाज का बहुत बड़ा एक दर्द है। जी,
तो तब से मैंने कई मंच, मैं बाहर भी जाती रही मुशायरों में, जाती कस्या रही। है, कुशीनगर, महाराजगंज, बहुत सारे, झांसी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में भी अच्छा, मैंने वहां पे दूर-दूर भी, तक आप अन्य आगरा राज्यों में यूनिवर्सिटी भी में भी गई। गई जी, आगरा में भी गई मैं, झांसी में भी मैंने शिरकत की, वहां के भी मुशायरों में, कवि सम्मेलन क्या में। बात है, तो क्या बात है मैम। गोरखपुर की हैं लेकिन इन्होंने कई सारे मंचों पे शेयर किया, कई सारे जिलों में गई, कई सारे राज्यों में गई। मैम की पहचान के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और फिर आगे की अपनी जर्नी बताएं मैम आप। रचनाएं लिखती रही और बहुत से संस्थाओं से मेरी रचनाएं प्रकाशित भी हुई हैं। हमने सुना आपकी कुछ किताबें भी आने वाली हैं। हाँ, सोच रही हूँ कि इस वर्ष मैं अपनी एक किताब ऑनलाइन अमेज़न पे या किसी पे मैं लॉन्च करूंगी। किताब पे क्या क्या किस मुद्दे पर किताब है आपकी? ज्यादातर तो मेरे मुद्दे भावनात्मक होते हैं। भावनात्मक है। वो इसके लिए जेंडर उसमें मैं नहीं नोटिस, मैं जेंडर को नहीं ला सकती, क्योंकि मैं स्त्री हूँ तो मेरी हर बात में स्त्री का तो भाव होता ही है, बिल्कुल, पर बिल्कुल। जेंडर उसमें नहीं शो करती। बिल्कुल। वो मेरे भाव किसी बच्चे के साथ भी जुड़ सकते हैं, किसी बूढ़े के साथ भी जुड़ सकते हैं, किसी स्त्री के साथ भी जुड़ सकते हैं, किसी पुरुष के साथ भी जुड़ सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो भाव है, किसी भी ओर ले जाए, क्योंकि भाव पे किसी का अधिकार नहीं है। और मैं ये नहीं कह सकती मैं सिर्फ महिलाओं के लिए बोल सकती हूँ। मैंने अपने मन के उद्गार जब मैं प्रकट करती हूँ तो वो जिससे जाके जुड़ जाए, तो मेरे भावनात्मक होते हैं। और मैं महिलाओं के भी विचारों पर अपनी बात को रखने का प्रयास करती हूँ कि मैं उन तक पहुंचूं, उनकी तकलीफ तक पहुंचूं, उनके दर्द तक अपनी रचनाओं के द्वारा पहुंचूं। किताब का क्या नाम है मैम आपके? अभी तो नाम सोचा नहीं है, सोच रही हूँ कुछ अच्छा सा नाम रखूंगी। बहुत सी बिल्कुल। रचनाएं हैं, उनमें से उस और बीच से कुछ उठा के 3 से रखूंगी। 4 महीनों में हमारे बीच आ जाएगी किताब आपकी? हाँ, 4-5 तो महीनों में मैं मैम की किताब 3 से 4 महीनों में आने वाली है, जो आपको ऑनलाइन अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे और भी आप ऑनलाइन साइटों से ले सकते हैं। बाकी आपका मैम प्रोफेशन क्या है और पैशन क्या है, इसमें हम आपसे चाहेंगे कि दोनों में डिस्क्राइब करिए क्या है इस चीज को। देखिए, क्योंकि passion- बहुत से लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है कि प्रोफेशन पैशन को लेके, तो उसको आप डिस्क्राइब करिए। अधिकतर ऐसा होता है कि हम पैशन को ही अपना प्रोफेशन बना लेते हैं, लेकिन अगर कविताओं की बात करूं तो मैंने कभी इसको प्रोफेशनल के लेवल पे सोचा नहीं। कविताएं स्वतः सुखाए के लिए मैं लिखती हूँ, मेरी आत्मा को संतुष्टि देती हैं, मेरे मन के उद्गारों को कागज पे उतारने का काम करती हैं। तो मेरे मन में जितने भी भाव होते हैं मैं उन्हें लिखती हूँ, लेकिन ऐसा कभी सोचा नहीं कि इसे प्रोफेशन बनाऊं। ये सिर्फ मेरे सुकून देने की ये चीज है। मतलब हर इंसान को कहा जाता है ना कि कुछ ऐसे कार्य करना चाहिए जो जिससे खुशी मिले, जिसके बदले पैसे ना भी मिले वो करे, क्योंकि ऐसा करने से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जी। और वो आपका है, वो कविताएं लिखती हैं। जी। तो ये हम चाहेंगे कि इसको समझने की जरूरत है कि हर इंसान पैशन अपना रखे। प्रोफेशन है, ठीक है, परिवार चलाने के लिए आपका प्रोफेशन होना चाहिए, लेकिन एक पैशन होना चाहिए जो आप करिए ना, तो फिर बिना पैसे के भी दिन भर करिए तो मन ना भरे, मन ना भरे। क्योंकि तो बस उस चीजों से कहीं गुना कॉन्फिडेंस लेवल आपका निखर के आता है। हाँ, हम लोगों के लिए, एक कलाकार के लिए सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब वो मेहनत करके कुछ करता है, कुछ बनाता है, वो चित्रकार के रूप में हो, कुम्हार के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, मेरे नजर में हर महिला, हर पुरुष अपने आप में एक कलाकार है। अगर कोई महिला किचन में खाना बनाती है तो बड़े मन से बनाती है, बिल्कुल, वो भी ये कलाकारी उसकी है। कला है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। एक कलाकार जो है वो प्रशंसा, प्रेम, अपनत्व का भूखा होता है। आप जब उसकी तारीफ करते हैं, उसके प्रति आसक्त होते हैं, उसके भावों को समझते हैं, उस तक पहुंचते हैं, तो उसकी भावनाओं को सबसे ज्यादा उसको खुशी मिलती है जब आप उसकी तारीफ करते हैं, उसके बारे में कुछ लिखते हैं, कुछ बताते हैं, कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया। वो सबसे बड़ा पारितोषिक है, वो सबसे बड़ा, उसको आप पैसे के रूप में देखिए, उसको किसी भी रूप में देखिए, पर मुझे लगता है कलाकार के लिए सबसे बड़ी भूख उसकी प्रशंसा है। बिल्कुल, बिल्कुल, कलाकार के लिए सबसे बड़ी भूख उसकी प्रशंसा है। बिल्कुल, हम सहमत हैं इससे। जी। और आपका प्रोफेशन क्या है मैम? मैं प्रोफेशन चाहेंगे हम आप- में मैं फैशन डिजाइनर हूँ। मैं अपना एक छोटा सा बुटीक, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कहाँ से किया आप? जी मैंने दिल्ली से किया। दिल्ली से किया? जी हाँ, दिल्ली से उस समय इंटरनेशनल। जब आपने किया था तो इस फैशन डिजाइनिंग के बारे में लोग जान भी नहीं रहे थे। हाँ, 98-99 में मैंने इस कोर्स को 98-99 में यस किया। 98-99 में इस कोर्स को मैंने किया हाँ। था दिल्ली तो से। कहाँ से उस समय इतना, अब समय के हिसाब से बहुत एडवांस रही हैं अपने समय। जी हाँ, कैसा से? जी मैं दरअसल इसका भी क्रेडिट अगर कहूँ तो मेरी कविताओं को जाता है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो मैं कैसे? इसको बहुत छोटी सी चीज बता रही हूँ कि कविताएं
कविताएं जो होती है ना, वो हर बार आपको कुछ नया देती हैं, क्रिएटिव होता है इंसान। बिल्कुल बिल्कुल, तो कविताएं बिल्कुल। क्रिएटिविटी मुझे मिली कविताओं से, और वो क्रिएटिविटी डेवलप होती गई मेरे अंदर, और ये मुझे ले आई मेरे प्रोफेशन तक। तो फैशन डिजाइनर भी एक कलाकार ही है, ये क्रिएटिविटी रहती है इसमें भी मेरी। मैंने अपने बुटीक को यहाँ पे शुरू किया गोरखपुर में, और इतनी देर से शुरू करने के पीछे ये भी एक कारण है, किया मैंने 99 में, उसके बाद मैंने जॉब भी किया। कहाँ पे जॉब किया? गोरखपुर में, गोरखपुर में फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाया भी, दिल्ली में भी मैंने जॉब किया। जी हाँ, उसके बाद शादी और बच्चे, तो स्त्री के पास सिर्फ एक ही जिम्मेदारी नहीं होती है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी, परिवार को भी देखना जी है, हाँ। अपने बच्चों को भी देखना है, टाइम पे खाना भी देखना है, बच्चों की टिफिन को भी देखना है, कई सारी जिम्मेदारियों को निभा अगर करके आप यहाँ तक आ रही हैं, तो आप भारत की करोड़ों महिलाओं के लिए एक आइकॉन है। जी आप अपने आप में अद्भुत हैं। जी, मैंने इस काम को इसलिए इस समय शुरू किया कि जिस वक्त मेरे बच्चों को मेरी जरूरत थी, उस वक्त मैंने अपने काम को छोड़ा और अपनी गृहस्थी और अपने परिवार को वक्त दिया। आपने एक माँ का रोल किरदार निभाया बच्चों के साथ। और अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अपनी राह चुनने के लिए इस लायक हो गए हैं कि वो अपने रास्ते चुने, और अब मैंने अपना रास्ता चुना है, और इसीलिए मैंने इस बुटीक को शुरू किया जिसका नाम है समृद्धि बुटीक। समृद्धि जी, और इसमें सिर्फ एक यूनिक चीज मैंने डाली कि मैंने लोगों को, मैं एक अपने बुटीक से एक संदेश भी देना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कि आजकल मैंने देखा 5-6 सालों में कपड़ों के प्रति जो महिलाओं का रवैया है वो बदला है। जी। उसको आप क्रेडिट इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, मीडिया वर्ड को दे सकते हैं। सोशल साइट्स जो हैं वो फैशन को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही है, बहुत ज्यादा फैशन बढ़ रहा है। और इस तरफ जो है फैक्ट्रीज बढ़ी, मैन्युफैक्चरर्स बढ़े, बहुत तो पोल्यूशन भी बढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा कहीं ना कहीं पोल्यूशन की तरफ मेरा रुझान था, तो मैंने सोचा एक छोटा कदम मैंने इसकी तरफ बढ़ाया कि आप अपने कपड़ों को रीयूज करना शुरू करिए। कपड़ों को रीयूज? जी वो हाँ। कैसे होता है? अगर बाहर में भी आप जाइए तो आपको दिल्ली, बॉम्बे में, मेट्रो सिटीज में ये चीज मिलेगी। उसको मैंने यहाँ यूपी में, गोरखपुर में लॉन्च करने की एक कोशिश की है कि आपके पास जो कपड़े पड़े हैं, चाहे वो कुर्ती हो, चाहे वो टॉप्स हो, आपके साड़ीज हो, मैं इससे आपके ड्रेसेस बनवाती हूँ और लोगों को प्रेरित करती हूँ। किस टाइप की? जैसे साड़ी से गाउन, साड़ी से गाउन? जी हाँ, गाउन जी आराम से बनता है, और तो सूट्स भी बनते हैं साड़ी से। जी हाँ, सूट से आप ब्लाउजेस वगैरह डिजाइन करवा सकती हैं। जी हाँ, ब्लाउज, टॉप, स्कर्ट के ऊपर, जीन्स के ऊपर के टॉप बन सकते हैं, और कुर्तियों से भी मैं और भी डिजाइन करती हूँ। फैशन डिजाइनिंग में सीखा आपने दिल्ली में? नहीं, ये वहां नहीं सीखा, ये मेरा खुद का इनोवेशन था। मैंने हाँ, ये मैंने सोचा कि यूट्यूब पे वगैरह पे लोग डाल रहे थे, लेकिन सबको सिलाई की तो जानकारी है नहीं, हर कोई बना नहीं सकता घर पे, तो एक छोटी सी सुविधा देने की। बहुत बड़ा इनोवेशन है, छोटा नहीं है मैम। हाँ। और आपने कहीं ना कहीं लोगों के खर्चों को कम किया, पॉल्यूशन को कम किया। जी। और जो कपड़े महिलाएं खरीदती तो हैं, 1-2 बार पहन के बक्सों में रख देती हैं, फिर उनको पहनना नहीं चाहती, आप उनका रीयूज कर दिया। उसको रीयूज करें, बहुत बड़ी बात है। जी, इससे ये होता है ना कि जब आप कपड़ों को रीयूज करते हैं तो आपके जो पड़े कपड़े हैं, डम कपड़े हैं, उनका इस्तेमाल हो जाता है, और कहीं ना कहीं आप एक जो पैसा आप सिर्फ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कपड़ों में, वो बचता है, तो वो आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए कर सकते हैं, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, या बाहरी किसी व्यक्ति की मदद भी कर सकते हैं। उस पैसे का कहीं और सदुपयोग हो सकता है, जो हर बार हम कपड़े खरीद के करते हैं और यूज करें, पैसे को भी बचाएं, पॉल्यूशन को भी बचाएं, और किसी जरूरतमंद तक को भी हम पहुंचाएं। जी, ये मेरा प्रोफेशन है, और कविताएं मेरा पैशन। कविताएं आपका पैशन है, तो आपसे मिलकर मैम बहुत अच्छा लगा। और हम अगले वीडियो में मैम के जो भी प्रोफेशन में जिस भी तरह की डिजाइनिंग ये करती हैं, मैम ने बताया कि साड़ी से ये सूट बना देती हैं, लहंगा बनाती हैं, ब्लाउज बनाती हैं, तो ये सारी चीजों को अगली वीडियो में हम दिखाएंगे। मैम की जितनी तारीफ की जाए कम है। एक नेशनल लेवल की टीवी तक परफॉर्म कर पाना, और एक नॉर्मल से परिवार से निकल के गोरखपुर से, छोटे से शहर से मैम आती, देवरिया से आती हैं, और इनकी शादी सिद्धार्थनगर हुई, फिर उन्होंने गोरखपुर में अपना घर बनाया, और उसके बाद एक नॉर्मल फैमिली से निकल के नेशनल टीवी तक जा पाना, और फैशन डिजाइनिंग में भी कुछ ऐसा सोच पाना कि जो शायद ही भारत में किसी ने सोचा होगा, एक नया इनोवेशन लेके आना, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आने वाले समय में मैम ने जो भी सोचा है, इनसे लाखों करोड़ों लोग जुड़ेंगे और एक समाज को बहुत अच्छा मैसेज देंगे। मैं
मैम महिलाओं को, जो महिलाएं कहती हैं कि मैं महिला हूं, मैं क्या कर सकती हूँ, भारत की उन करोड़ों महिलाओं के लिए मैम एक बहुत बड़ी मिसाल है। जो महिलाएं अपने हुनर को, अपने टैलेंट को घर में चूल्हे चौके तक रख देती हैं, लेकिन वहां पे एक मैम मिसाल बन के आई हैं कि जिन्होंने कविताएं लिखी तो शैलेश लोढ़ा जैसे बड़े बड़े कलाकारों के साथ मन शेयर किया, और अब फैशन डिजाइनिंग भी किया इन्होंने दिल्ली से, काफी अच्छा उसमें इनको एक्सपीरियंस, और नया इनोवेशन कर रही हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि आने वाले समय में मैम बहुत ऊंचाई पे जाएंगे। मैम आप और क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? कुछ अंतिम शब्द मैम बताएं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे समाज के महिलाओं को या फिर सभी लोगों को? महिलाओं के लिए तो यही संदेश है कि आपके अंदर अगर कुछ है जो दबा हुआ है, आप कुछ भी करना चाहती हो, दबा भी दिया जाता है मैम महिलाओं को घर हाँ, में, अगर उससे कुछ कैसे दबा लड़ा जाए? है, कुछ चीजें हैं, तो उसको बाहर लाने का प्रयास करें। अपने परिवार को उस चीज को बताएं। सबसे पहले तो सही मत कहें, सही मत कहें। मैम महिलाओं के साथ उनके परिवार के लोग ही दबाते हैं, उनके पति दबाएंगे, इसके भाई लिए उसका दबाएंगे। कारण स्वयं महिलाएं हैं। जैसे कभी कभी होता है कि हम मन में ही सोचते सोचते रह जाते हैं, हाँ। अपनी बात को अपने हस्बैंड तक, अपने बच्चों तक, अपने परिवार तक नहीं पहुंचा पाते। कभी पति की मजबूरियां सामने आ जाती हैं, कभी बच्चों के बड़े होने की चैलेंजेस सामने आते हैं। तो मुझे लगता है कि अपनी बात को रखने का एक प्रयास महिला को करना चाहिए। लड़ने की आवश्यकता नहीं है, सहना नहीं चाहिए, कहना चाहिए। कहना चाहिए। कभी कभी कोई बात मन में लिए रह जाना ये भी गलत है, उस बात को कहना चाहिए। टेबल टॉक करें, बैठकर बात करें, आराम से बात करें, अपनी बात को रखें अपने। और कभी ये ना सोचे कि मैं इतनी उम्र की हो गई, मैं कैसे करूंगी, अरे मेरी उम्र इतनी हो गई, मैं कैसे करूं, मैंने तो अपने सारे जीवन के ये पार्ट्स बिता दिए, मैं कैसे करूं। तो ये नहीं है, करना है। मैम गोरखपुर में फैशन डिजाइनिंग स्टार्ट किए कितना हो गया, कितना दिन? मेरे को 2 साल से मैं अभी सर्वाइवल ले रही हूँ। बिल्कुल मैम, ये बहुत बड़ी है मिसाल कि किसी भी चीज को करने की कोई उम्र नहीं होती है। और हमने कहीं पढ़ा था कि युवा कोई उम्र नहीं है, युवा तो मन की अवस्था है। अगर आप 80 साल की उम्र में भी अगर युवाओं की सोच है तो आप युवा हैं जी। अगर आप 20 साल की उम्र में भी अगर आपकी सोच वृद्धों वाली है तो आप 20 साल की उम्र में भी एक वृद्ध हैं जी। तो ये मैम बहुत बड़ी बात है। गिव अप नहीं करना चाहिए, ठंडा नहीं पड़ जाना चाहिए किसी भी परिस्थिति में गिव अप नहीं करना। परिस्थिति ठीक है, मैं मानती हूँ चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े होते हैं, चैलेंज किसी के भी छोटे नहीं होते। अनलिमिटेड परेशानी कोई आती देखिए, है। एक बात बोलूं, चैलेंज ऐसा कोई है ही नहीं। ऐसी कोई महिला बता दीजिए जिसके सामने चैलेंज ना आया हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे महादेवी वर्मा जी रही हो, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे ज्योतिबाई फुले हो, कोई भी किसी भी महिला को आप अपनी प्रेरणा बस एक किसी को बनाइए और बस चल पड़िए उस राह पे, आप मूव कर बस। किसी भी एक महिला को अपना प्रेरणा बनाइए। उस महिला के पूरे, आप रानी लक्ष्मीबाई को देखिए, संघर्ष का अंतिम क्षण तक उन्होंने अपने आप को संघर्ष में निवेदित कर दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा अंजाम क्या होगा। बिल्कुल सही है, बहुत बड़ी मिसाल है रानी लक्ष्मी। तो इसलिए हम महिलाओं के लिए, बहुत सी महिलाएं हैं प्रेरणा स्रोत के लिए, सिर्फ अकेले मैं नहीं हूँ, मेरा पूरा इतिहास है। बिल्कुल पूरा इतिहास है। और यहाँ पे हम एक लाइन कहना चाहेंगे, किसी बहुत बड़े महापुरुष ने कही है कि कभी भी जुल्म करने से ज्यादा जुल्म सहने वाला गुनाहगार होता है जी। तो जुल्म को सहिए मत। ये भी कहीं ना कहीं आपकी बातों से हमें समझ में आया कि बातों को सहिए मत, कहिए। अगर मैं आज हूँ तो मेरे बच्चे मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं, मेरे पति मुझे क्यों कोऑपरेट कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड का कोऑपरेशन इसलिए है, मेरे पति मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा मुख्य कारण है मैंने कहा है। बिल्कुल, मैंने उन तक अपनी बात पहुंचाई कि मुझे ये करना है, मैं ऐसा बनना चाहती हूँ। जब मेरे सपने मैंने उनके साथ शेयर किए तो उन्होंने मेरे सपनों को तवज्जो दी, मेरा साथ दिया और मुझे इस पड़ाव पे लाके पहुंचाया। जैसा कि महिलाएं कहती हैं कि हमको इन्होंने दबा दिया, हमको उन्होंने दबा दिया, हम तो इनकी वजह से नहीं कर पाए। लेकिन नहीं दोस्तों, जो करने वाले होंगे, जो निकलने वाले होंगे, वो पत्थरों का सीना चीर के भी निकलेंगे और रुक के दिखाएंगे। कहा जाता है ना कि जब हम एक उंगली सामने वाले पे उठाते हैं तो 3 उंगली खुद पे इशारा करती है और ये अंगूठा ऊपर रहता है। अंगूठा इस बात का प्रमाण है कि ऊपर वाला देख रहा है। तो महिलाएं भी इसी तरह दूसरों को ना ब्लेम देके खुद को जाने और अपनी बात रखना शुरू करें। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिलाएं आज जहां हवाई जहाज से लेके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हर पद को संभाल चुकी हैं और उसमें
कोई भी उनकी काबिलियत पे संदेह नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छे से उन्होंने संभाला है। बाकी आपसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो में आप जरूर देखें मैडम के जो फैशन डिजाइनिंग के जो कुछ आइटम्स हैं या फिर जो इनकी कलाकारी है, ये जिस तरह से बनाती हैं उसको अगले वीडियो में हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और अंत में एक बात आप बताइए कि जिस सिमरो टीवी पे आप गई थी, क्या नाम था उसका? शिमारो टीवी। सिमारो टीवी, वो शो का नाम बता दिए दर्शकों को ताकि वह जाके देख सके, यूट्यूब पे सर्च कर सके। वह शैलेश जी का कार्यक्रम आता है शिमारो टीवी पे, वाह भाई वाह का कार्यक्रम है, उस पे मैं गई थी। आप यूट्यूब पे खोलेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। एपिसोड कुछ बताएंगे हम? हाँ, उसका अप्रैल के महीने में हुआ था, तो वो आपको मिल जाएगा। आप जैसे शिमारो टीवी को खोलेंगे हाँ। तो उसके यूट्यूब के अपने चैनल्स आते हैं, आपका शो देखने के लिए उसमें मिल जाएगा आराम से। आप सिमारो टीवी पे जाएं, यूट्यूब पे सर्च करें शैलेश लोढ़ा जी का अप्रैल का कार्यक्रम सर्च करिए और जिसमें मैम को देखिए। आपका मैम बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद। जाते जाते आपके लिए 4 लाइन बोल के जाती हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल। ख्वाब लिखना तुम अपने चिट्ठी में, याद रखूंगी तुमको चिट्ठी में। ख्वाब लिखना तुम अपने चिट्ठी में, याद रखूंगी तुमको चिट्ठी में। अब कोई डाकिया नहीं आता, अब कोई डाकिया नहीं आता, प्रेम मनोहार लेके चिट्ठी में, याद रखूंगी तुमको चिट्ठी में। वाह क्या बात है, याद रखेंगी हमको चिट्ठी में। मैम आपका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। Thank you। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।